हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम करते हैं आपको डान के न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस में। और यहाँ पर हम करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और पाकिस्तान अफेयर को यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर कवर करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हो, चाहे हमारा फ्रंट पेज हो, नेशनल पेज है, उसके बाद हमारा यहाँ पर बिजनेस पेज है, चाहे इंटरनेशनल पेज है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए ओपिनियंस वाला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ओपिनियंस या आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। अगर उनमें कोई न्यू डेवलपमेंट्स नहीं होती तो फिर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन जहाँ पर अब अगर हमें लगता है कि यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट हो रही है तो वो हम डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो ये लास्ट मंथ चल रहा है ना, इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक चीज़ मैं बड़ी जो है ना क्लैरिटी के साथ बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर के लिए आपको करंट मैनिफेस्टेशन का पता होना चाहिए, जितने भी करंट सिनेरियो का आपको पता होना चाहिए। ये जनवरी का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, अब जनवरी का मंथ है, आप फेब के अंदर पेपर दे रहे हैं, तो आपके जो पेपर चेक होंगे वो भी आपके कब होंगे, यहाँ पर इस कैले के 2026 के अंदर होंगे। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर होगा उसको ये पता होगा कि बच्चे ने या एस्पिरेंट ने जो जैन का मंथ था उसका भी करंट अफेयर का पता है, उसको 2026 के करंट अफेयर का पता है, तो वो आपको जो है वो कैले के मार्क्स ज्यादा देगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन लिखते हैं और करंट आपको सिचुएशन का नहीं पता, हालांकि वो एग्जाम से पहले हुई है, तो उस चीज़ का फिर तो आपके लिए जो है वो कह लें आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो करंट सिचुएशन का आपको पता होना चाहिए, जितना भी कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज चल रहे हैं या डेवलपमेंट्स हो रही है उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और जनवरी का मंथ ऑलरेडी आई नो वेरी वेल, हमने भी एक्सपीरियंस किया है, हमने भी ऑलमोस्ट 6 ईयर जनवरी इसमें गुजारी है। तो अगर आप देखा जाए तो जो जनवरी का मंथ है वाकई प्रेशराइज्ड होता है, ठीक है, बर्डन फील होता है, लेकिन यहाँ पर आपने स्मार्ट रहना है, यहाँ पर स्मूथली आपने चीज़ों को वाइंड अप करना है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। यहां पर मैं पहले क्लियर कर दूं कुछ चीजें यहां पर। ठीक है, कुछ हमारे यहां पर टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल जनरल डिस्कशंस है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, लेकिन आपको जनरल जो है हम यहां पर डिस्कस करके देंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो फर्स्ट हमारे पास यहां पर टॉपिक रहेगा, इसको मैं बताना चाहूंगा कि यार डन विद पॉलिटिक्स। इस चीज को अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बिल्कुल एक जनरल डिस्कशन है। इसके अंदर अगर हमें कोई भी जो है कह लें कि चीज़ जो नज़र आनी चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड वो नज़र नहीं आती, लेकिन एक जनरल डिस्कशन है, लेकिन ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, इसको अगर आप रिलेट करेंगे तो जो है वो आप एग्जाम के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग वे से है, तो सिर्फ इसके ऊपर हम जनरल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फ्रैक्चर्ड सोसाइटी। फ्रैक्चर्ड सोसाइटी में एक ऐसे की स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी को लेकर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सेकंड हमारे पास रहेगा फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। रिजीम चेंज रिडक्स, जो अभी रिजीम चेंज वाला दोबारा इरा आता जा रहा है, रिडक्स का मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है, दोबारा आ रहा है ना। तो रिजीम चेंज वाला जो कह लें कि दोबारा यहाँ पर हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है, और ये केस स्टडी हमारे पास रहेगा वेनेजुएला। और अभी जो पूरा डिबेट रीजनल लेवल के ऊपर है या ग्लोबल लेवल के ऊपर है, सिर्फ इन्हीं की चल रही है, वेस्टर्न हेमस्फीयर और कह लें कि यहाँ पर यूएसए के दरमियान में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन पैरेलल अगर हम यहाँ पर देखें, हमें नजर आती है, जो तबाही नजर आती है, इस चीज को हम केस स्टडी रहेगा यहाँ पर हमारा पीआईए, जो ऑलरेडी जो है डेली बेसिस के ऊपर जो लोग सुन रहे हैं या एनालिसिस ले रहे हैं उनको पता होगा कि हमने क्लैरिटी के साथ इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है, इसने बहुत सारे सवालिया निशान पीछे छोड़ दिए हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि यही पीआईए थी जो 2024 के अंदर 26 अरब रुपए का यहाँ पर इसने प्रॉफिट कमा कर दिया था। ठीक है, अगर ये इतना ही लॉस में जा रही थी उस वक्त, तो तब क्यों नहीं इसको जो है यहाँ पर प्राइवेटाइज किया गया। ठीक है, लेकिन अब जो किया भी गया है, क्या वो इंटरनेशनली एक्सपर्ट हैं, क्या वो इसको रन कर पाएंगे, क्वेश्चन इज दैट, है ना। तो ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एट यूएनसीएससी, यहाँ पर जो यूएनओ के जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर जो अभी सूरत हाल हुई उसके फौरन बाद यहाँ पर इजलास बुलाया गया, और पाकिस्तान ने भी यहाँ पर जो है अटेंड किया। और पाकिस्तान की क्या स्टेटमेंट रही है, जो यहाँ पर कह लें कि एक्टिंग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ हैं, जो उस्मान जदून, उन्होंने क्या कहा है, इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अतोनिया गुतरस ने यहाँ पर क्या कहा है, रशिया का क्या स्टांस है, चाइना का क्या स्टांस है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तेहरान ईरान का क्या स्टांस है, इसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर मंडे के रोज क्या किया गया, मदुरो को बेसिकली वॉशिंगटन कोर्ट के अंदर यहाँ पर पेश किया जाता है, जहाँ पे उसके ऊपर जो है 4 ब्लेम लगाए जाते हैं, लेकिन वो 4 ब्लेम को यहाँ पर जो है वो रिजेक्ट कर देता है। उनकी वाइफ भी जो है यहाँ पर सिलिया, वो भी यहाँ पर उनके साथ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट एक और चीज का आ रहा है कि जो इनके अभी कह लें कि जो पीछे इंटर्म गवर्नमेंट है, यहाँ पर हमें जो डेल्सी रोड रीगर हमें जो यहाँ पर मिल रही है, वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो कह रही है कि हम यूएसए के साथ जो है वो कह लें कि एंगेजमेंट करना चाहते हैं, डायलॉग्स करना चाहते हैं, और हम इनके साथ जो है वो मिलकर जो है चलना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है वेनेजुएला के अंदर, उसको यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें नजर आती है, जो ऑपोजिशन थी वो अब इन टर्म गवर्नमेंट में हमें नजर आती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, ट्रंप मनोरो डॉक्ट्रिन हमें जो यहाँ पर मनोरो डॉक्ट्रिन हमें नजर आती है। इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, बेसिकली ये जो मनोरो डॉक्ट्रिन मैं थोड़ा सा बता दूं फिर नेक्स्ट, ये बेसिकली जेम्स मनोरो जो 1823 में स्टार्ट की गई थी, ये यूएसए के जो 5th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट की थी। तो जेम्स मनोरो जो बेसिकली थे, ठीक है, उनके नाम पर अगर देखा जाए तो ये डॉक्ट्रिन हमें नजर आती है, ठीक है। इसके पीछे पर्पस क्या है, वेस्टर्न हेमस्फीयर के पीछे जो ये डॉक्ट्रिन हमें नजर आती है, क्यों नजर आती है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है किम रेडिंग नॉर्थ कोरियन फोर्सेस फॉर न्यूक्लियर वॉर जियोपॉलिटिकल लिंक, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर देखा जाए अभी हाइपरसोनिक यहाँ पर मिसाइल का टेस्ट किया गया है, तो इस चीज को टोक्यो और यहाँ पर जो कह लें कि साउथ कोरिया का क्या स्टांस है, इसको भी देखने वाले हैं। बेसिकली इसको जो लिंक करने वाले हैं वो हम यहाँ पर जो है वो कह लें कि जो वेनेजुएला के साथ करने वाले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपनी वोकैब, ठीक है। अब वोकैब हमारी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन बाय वन जो है चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे डन विद पॉलिटिक्स, ठीक है। इसको यहाँ पर जनरल डिस्कशन है, बात करेंगे, यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है इतनी, लेकिन जनरल डिस्कशन है। उसके बाद हमारे पास एग्जॉस्शन ऑफ पॉलिटिकल सेमेटरी इन पाकिस्तान, वो कहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तबसरा है उसकी थकान हमें नजर आती है। उसकी वजह क्या है कि वही डेली बेसिस के ऊपर हमें चीजें नजर आती है ना। हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर मना रही है, हमें केस स्टडी डिस्कस करें, हैप्पी न्यू ईयर मना रही है, और यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर यहाँ पर जो है वो टेंशन एस्केलेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, ये पूरा ओवरव्यू लेते जाएंगे इसका, ठीक है। वो बार बार जो है ना वेनेजुएला वाला केस आ रहा है, ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान वाले को अंडरस्टैंड करेंगे। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जो अमेरिका ने अभी जो इंटरवेंशन की है यहाँ पर वेस्टर्न हेमस्फीयर के अंदर, जो यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर, फिर उसके बाद क्यूबा को भी यहाँ पर जो ट्रंप ने यहाँ पर जो है वो धमकी दी, वार्न किया। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिको के प्रेसिडेंट, उसके बाद यहाँ पर अगर देखना को मिले गोस्तावो जो यहाँ पर कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, उनको भी यहाँ पर देखने को मिले। तो ये काफ़ी जो अगर देखा जाए तो ये चेंजेस आई हैं। उसके बाद पाकिस्तान पिक्यूलियर पैरालिसिस की अगर बात की जाए, पाकिस्तान प्रेजेंट्स एंड मोर कंफाउंडिंग पजल, ठीक है। अथॉरिटेरियन इंटरल्यूड परसिस्ट विदाउट यूजुअल इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो हमें पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो देखने को मिल रही है, अभी तक जो है कह लें कि जो डॉलर यहाँ पर हमें पाकिस्तान के अंदर आते हुए नजर नहीं आते। अच्छा, ये जो हमें साइकिल नजर आ रहा है, ये 10 सालों से तकरीबन ऐसे ही चल रहा है। उनका कहना था फैमिलियर 10-year पेंडुलम ऑफ पॉलिटिकल साइकिल्स no longer applies, ठीक है। Yet no current alternative framework has emerged to explain the current status, ठीक है। अब वो कह रहा है कि न्यू चीज यहाँ पर डिस्कशन के लिए बची नहीं है। अब जितना भी तज्जिया था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर जो भी चीजें आ रही बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर जो है नजर आ रही होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑलरेडी देखा जाए तो वही ट्रेडिशनल चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद ये टोटल अगर बोला जाए तो तज्जिए को लेकर है कि बेसिकली आप तज्जिए के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन साथ साथ वो एग्जाम्पल भी दे रहा है, अब ये केस है, अब ये केस है, ये चीज़ है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर इसके अंदर ओपिनियन के अंदर यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी नाम है, उसके बाद यहाँ पर आसिफ अली जरदारी का भी नाम है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान में जो तनाव रहा उसको भी है। अभी इमरान खान जो जेल में है उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले नहीं है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक रहेगा, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी बनेगा यहाँ पर। एग्जॉस्टेड अगर बात की जाए, नैरेटिव की बात की जाए, तो वो जितने भी आप कह लें कि वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्लॉट है वो एनालाइज्ड है, या प्रेडिक्शन जो वो करते थे डेमोक्रेटिक यहाँ पर शिफ्ट की जितने भी है, तो अब यहाँ पर वो तज्जिए खत्म होते नजर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वही चीजें जो है ना सेम जो है यहाँ पर हमें
कह ले के रिपीट होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद एनालिटिकल बैंकक्रप्टी की अगर बात की जाए, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिले डिस्कशंस, लेकिन कोई अगर बोले कि पॉलिटिकल कोई न्यू हमें कोई कह ले कि यहाँ पर डिस्कशन के लिए कोई चीज मिले तो वो एक अलग बात है। लेकिन अब वो कह रहे कि 2026 स्टार्ट हुआ तो देखें यही कोई 10 12 या 15 20 टॉपिक्स रहेंगे पूरी दुनिया के अंदर जिनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी पावर्स बोथ सूद शेयर्स और उसके बाद यहाँ पर सीजनड एनालिस्ट ऑफर। अब सूद शेयर्स का मतलब होता है जो प्रिडिक्शंस करने वाले होते हैं। क्या होता है, वो बैठे प्रिडिक्शन। अब आप पॉडकास्ट में देख रहे होंगे ना, बहुत सारे आप भी कह ले के चल रहे हैं ना, पॉडकास्ट में बता रहे होते हैं यूं होने वाला है 2026 के अंदर ये हो जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, बैठे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास भी प्रिडिक्शन करने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इसके ओपिनियन के अंदर बेसिकली डिस्कस की गई है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये इतना कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन इसका मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास ये रहेगा फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, इसको यहाँ पर समझना जरूरी है। ठीक है, द अनरिजॉल्व्ड डिसोनेंस इंपोर्टेड फॉर्म्स एंड इनहेरिटेड मॉरल्स। यहां पर जो ऐसे की स्टेटमेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर जो हमें नजर आती है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म्स परसिस्ट बट हैबिट्स रिमेन फ्रेजाइल। क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म्स परसिस्ट बट हैबिट्स रिमेन फ्रेजाइल। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, ये पूरी ओपिनियन इसके ऊपर बेस कर रही है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, वो कहता है कि जो डेमोक्रेटिक जितने भी कह ले के जो नॉर्म्स है, जो डेमोक्रेटिक जो फॉर्म्स है, जो ढांचा है, वो तो बरकरार रहता है, कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन उसकी जो हैबिट्स हैं वो यहां पर कमजोर पड़ जाती हैं जो होनी चाहिए। समझ रहे बात को? ठीक है, तो बट हैबिट्स रिमेन फ्रेजाइल, जो हैबिट्स हैं वो यहां पर वीक हो जाते हैं, और उनके पीछे रीजंस क्या हैं इनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है कि डेमोक्रेटिक कल्चर हमें कहां से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज से आया। ठीक है, अब देखा जाए तो 160 जो प्लस कंट्रीज ने डेमोक्रेटिक मॉडल को यहाँ पर अपनाया हुआ है। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक जो मॉडल चलता है ना, वो एक आपका फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट के ऊपर चलता है ना। फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट आप ये देखें कि अब आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है एक डॉक्यूमेंट है ना, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब पूरी डेमोक्रेसी जो है किसके ऊपर चल रही है, यहां पर हमें देखने को मिल रही है डॉक्यूमेंट के ऊपर देखने को, उसी के अकॉर्डिंग देख। फॉर एग्जांपल, अब डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी, अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन से अगर फंडामेंटल राइट्स को निकाल दिया जाए यहां पर, तो क्या डेमोक्रेसी हमें नजर आएगी यहां पर, है ना। जो यहां पर जो हैबिट्स है, लोगों की जो हैबिट्स है जो होनी भी चाहिए, यहाँ पर इक्वालिटी की बात करता है, सब सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात होती है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर क्या जो हैबिट्स हैं वो हमें यहाँ पर वीक होती हुई नजर नहीं आ रही, है ना, ये चीज बेसिकली बताई जा रही है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक जो फॉर्म्स हैं, जो ढांचा है डेमोक्रेटिक, वो तो मेंटेन, वो तो बरकरार रहता है, लेकिन उसकी हैबिट्स, उसकी आदत यहां पर कमजोर हो जाते हैं इस स्टेटमेंट। तो ये ऐसे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर जरूर आउटलाइन बनाए। ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तान ग्रैपल विद फंडामेंटल इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन इंस्टीट्यूशंस इट इनहेरिटेड एंड इट्स डीपली इनग्रेन्ड सोशल स्ट्रक्चर्स। अब कॉलोनियल इरा फॉर्म्स, बेसिकली यहाँ पर जो डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर जो इंप्लीमेंट की गई ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, तो इसके पीछे भी उनकी एक कह लें कि हिट द मैन जो यहाँ पर बुक है वो लाजमी आप पढ़नी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि किसी कंट्री को अगर वैसे तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अगर उसको कंट्रोल करना है तो डेमोक्रेटिक मॉडल जो है यहाँ पर क्या करो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, है ना। क्या करेंगे कि पूरी जिंदगी जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी जो प्रिंसिपल्स है उनको ठीक करने में गुजर जाएंगे, लेकिन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसका रहेगा, जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, जो सुपर पावर है, जिसके पास मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स स्ट्रांग है, तो हेजमनी भी उसकी ही रहेगी यहाँ, चाहे रीजनल लेवल है, चाहे हमारा नेशनल लेवल है, रीजनल लेवल है, चाहे हमारा ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो बात यहाँ पर समझ आ रही है आपको, डिजाइन्ड टू एडमिनिस्ट्रेटर रादर देन कल्टीवेट सिविक लेजिटिमेसी। अब जो कॉलोनियल यहाँ पर हमें माइंडसेट देखने को मिला, जो कॉलोनियलिज्म देखने को मिले सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर, इन्होंने बेसिकली क्या आपको यहाँ पर सर्व करने के लिए यहाँ पर डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट की थी? नहीं भाई, इन्होंने कंट्रोल करने के लिए,
क्या करने के लिए, यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बेसिकली किया। हमने लास्ट टाइम एक पुलिस को जो है ना मॉडर्नाइज पुलिस को डिस्कस किया था, तो पुलिस को लेकर इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर 1857 के बाद। यहाँ पर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने लोगों को सर्व करने के लिए पुलिस को यहाँ पर जो है वो नहीं तैनात डिप्लॉय किया था, बल्कि यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए किया था, है ना। तो डेमोक्रेसी भी कुछ इस तरह नजर आती है कि कंट्रोल करने के लिए इसको यहाँ पर इन्फोर्स किया जा रहा है। लेकिन अगर इसका अगर देखा जाए ना यहाँ पर एसेंस वो यहाँ पर नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी यहाँ पर मॉडल को इंप्लीमेंट करने से पहले आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के दरमियान में होना जरूरी है ना, एजुकेशन होना जरूरी है, यहाँ पर इकोनॉमी स्ट्रांग होना जरूरी है ना। नहीं तो आप पूरी जिंदगी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ठीक करने में लगे रहोगे, है ना। अब देख लो एजुकेशन कहां पे स्टैंड कर रही है। डेमोक्रेसी आज पूछ ले थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन को तो पता ही नहीं होगा डेमोक्रेसी क्या चीज है भाई, ये क्या बुला, पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं। और डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट ये है कि पहले आपकी एजुकेशन, लोगों को पता होना चाहिए, पॉलिटिकल अवेयर। हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी मॉडल जो है वो प्रिंसिपल्स बाद में ठीक करते हैं, डेमोक्रेटिक मॉडल पहले अपनाकर बैठे हुए, ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट की बात, अब हो क्या रहा है डेमोक्रेसी के अंदर भी क्या हो रहा है। अब जो डेमोक्रेसी रही खई है, रही सही है ना, उसके अंदर निपोटिज्म हमें नजर आ रही है। यहां पर क्या हो रही है कि आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलते जा, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम देखने को मिलता जा रहा है ना। डे बाय डे कह लें कि जो अपनी फैमिलीज हैं, जो अपने रिलेटिव्स हैं, उनको यहां पर प्रेफरेंस दी जाती है ना, दूसरे लोगों की बजाय, है ना। आज देख ले कोई रिश्तेदार यहाँ पर आपको निकल आए पॉलिटिक्स के अंदर, आपका काम हो जाता है ना। तो प्रेफरेंस जो है ना यहाँ पर वो हमें नजर आते हैं, जो निपोटिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो होता है क्या क्या, एक दिन क्या होता है कि यही इंस्टीट्यूशंस क्या बन जाता है, यहाँ पर ट्राइब बन जाते हैं। अब ट्राइब का मतलब क्या था, ट्राइब बेसिकली फैमिली से बनते हैं ना। अब ये क्या करता है, फिर जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या होता है, सारे खूनी रिश्तों पर बेस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कोई बाहर वाला आकर जो है यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। जिसकी यहाँ पर कह ले कि रिश्तेदारी है, सारी चीजें तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज बेसिकली जनरल डिस्कशन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। निपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी फेवरिंग किन इज अ विर्च्यू, ठीक है। अब रिश्तेदारी को लेकर आना जरूरी समझा जाता है कि क्योंकि लॉयल्टी, वो कहता है कि रिश्तेदार ही जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर लॉयल्टी देखने को मिलता है, वफादारी, ये चीज यहाँ पर बेसिकली बताई जा रही है ना, लॉयल्टी। तो दिस एथिक लैकिंग अ प्रिसाइज equivalent for nepotism in regional languages directly undermine the meritocratic institutions, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फेलियर की बात करें, मॉडर्न स्टेट इंस्टीट्यूशंस बिल्ट ऑन द इनपर्सनैलिटी predictably fail when operated according to the kinship ethics। क्या यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फेलियर नहीं होगा जब यहाँ पर निपोटिज्म होगी या फेवरेटिज्म हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेजाइल डेमोक्रेसी, है ना, क्या रिजल्ट्स निकले फिर, फ्रेजाइल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म्स परसिस्ट बट हैबिट्स आर फ्रेजाइल, वोटिंग ऑफन सर्व एज ए अफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। होता क्या, देखिए आइडेंटिटी के तौर पर हमें वोटिंग देखने को मिले। अब कैसे, यहां पर जाता है जी हमने तो इसको वोट डाला है जी, अब ये नहीं देख रहे कि हमने कॉम्पिटेंट लीडर को यहां पर वोट डाला है, ये बात डिस्कस नहीं होगी। हमने तो वो फलां फलां पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, यहां पर आइडेंटिफिकेशन हो रही है, बताया जा रहा है कि मैंने आपको वोट दिया है, आप मेरे लिए ये करेंगे, ये चीजें नजर आ रही है ना। कुछ ये टोटली हम इसके अंदर जो ओपिनियन के अंदर बेसिकली किया गया वो उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वोटिंग ऑफन सर्व्स एज ए अफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, रादर देन evaluation of policy making electoral defeat a collective injury। अब यहां पर नजर आ रही कि जो पॉलिसी मेकिंग के लिए जो बात की जानी चाहिए कि वोट करके आए, वो यहां पर नजर नहीं आ रही, बल्कि अफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी नजर आ रही है यहां पर हमें। तो ये टोटली रहेगा कि यहाँ पर फ्रैक्चर्ड सोसाइटी हमें किस तरह नजर आती है, को लोगों की जो आदत है, लोगों की जो हैबिट्स हैं, यहाँ पर जो कह ले के हमें नजर आनी चाहिए, वो कह ले के जो नजर नहीं आती, क्यों, उसके पीछे जो जितने भी निपोटिज्म है यहाँ पर लॉयल्टी की बेस के ऊपर उनको यहाँ पर ले लिया जाता है। बाकी जो लोगों की जो आदत है, जो इक्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ये सारी चीजें जितने भी फंडामेंटल राइट्स के, है ना, जितने भी प्रिंसिपल्स है, डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो मेरिटोक्रेसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो यहाँ पर नज़र नहीं आती। और ये वो हैबिट्स हैं जिनको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना, लेकर आना ज़रूरी है। अगर नहीं लेकर आएंगे तो डेमोक्रेसी इसी तरह जो है वो डीरेल होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर रेजीम चेंज रिडक्स। हो क्या रहा है कि यहाँ पर रेजीम चेंज का इरा एक बार दोबारा देखने को मिल रहा है। न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू इंपीरियलिस्टिक यहाँ पर जो हमें सिस्टम मिल रहा है। जैसे यहाँ पर बेसिकली कौन करना चाह रहा है, यहाँ पर यूएसए करना चाह रहा है, जिस तरह वेनेजुला के अंदर वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा केस स्टडी वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर, हो क्या रहा है कि द रिसर्जेंस ऑफ रिजीम चेंज पॉलिटिक्स, ठीक है, द रिसेंट यूएस इंटरवेंशन। अब सीधा बता दूं, यहाँ पर प्रथम में बता देता हूँ कि वेनेजुला के अंदर अभी लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं और इधर वेनेजुला के अंदर अटैक होता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जो उनको मदुरो जो यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर किया जाता है, प्रेसिडेंट वेनेजुला और उनकी वाइफ को यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाता है। और पूरा इंटर्म गवर्नमेंट जो है वो किसके कंट्रोल में नजर आते हैं, यहाँ पर यूएसए के, ठीक है। अब यहाँ पर इंटर्म गवर्नमेंट जो है वो भी यूएसए के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार है। वो तो ऑलरेडी तैयार थी क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन में थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नजर आती है, ठीक है। फ्रॉम आइडियल्स टू एसेट्स अगर बात की जाए, अब हो क्या रहा है कि बात की जा रही है ड्रग ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कोकेन की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद नार्को ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसके पीछे ऑयल और रिच मिनरल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैरिबियन सी के अंदर यहाँ पर साथ देखा जाए, काराकस के अंदर और ये पूरा एरिया के अंदर देखा जाए तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर रिच ऑयल रिसोर्सेस हैं, जिसकी वजह से बेसिकली जो है ये सारा काम किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू मदुरो, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, ठीक है। अब बात की जाए डिसरिगार्ड फॉर ग्लोबल नॉर्म्स। हुआ क्या कि आप जो यूएसए ने यहाँ, अब देखे ये बड़ी एक बात होती है कि आप किसी कंट्री के, किसी स्टेट के प्रेसिडेंट को उठा रहे हो यार, है ना, उसके वाइफ को, उसके बच्चों समेत उसको उठा रहे हो पूरे, है ना। तो ये कोई छोटी बात नहीं, आप किसी के प्रेसिडेंट को ऐसे उठा के ले आते हैं तो मींस जिसके पास यहाँ पर रहेगा ना बॉस, जिसके पास सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर है, तो सारी पावर वहां पे हमें एग्जिस्ट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यूएसए लीडरशिप ओपनली डिसमिस इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूशंस एग्जाम्पलीफाइड स्टेटमेंट्स लाइक आई डू नॉट केयर व्हाट द यूएनए से। तो अब ये मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है कि मुझे कोई क्या जो है वो फिक्र नहीं है कि यूएनओ क्या कहता है। तो ये चीजें ओपन स्टेटमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इरोजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, अब जो भी कह ले कि जो हमें यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्डर में जो डेमोक्रेसी में नजर आनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आती, ठीक है। डेमोक्रेसी फिर जो है ना यहाँ पर वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक बार रजीम चेंज वाला पूरा जो हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलता है, ठीक है, वेनेजुला के अंदर। अब हो क्या रहा है कि प्राइवेटाइजेशन पैरेलल क्यों है, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा जो डेली बेसिस के ऊपर जो लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है कि हम चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं। डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हुई है, बस सवालिया निशान जो पीछे बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। द डूबियस डील, सबसे पहले डूबियस डील के अगर बारे में आप समझें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हो क्या रहा है, हम रिसेंटली भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको यहाँ पर नीलामी जब इसकी ऑक्शन की गई तो पहले इसकी जो कीमत फिक्स होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं की गई, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि जो ये इतनी ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हमारी स्टेट और इंटरप्राइजेस थी पाकिस्तान एयरलाइन, तो हुआ क्या यहाँ पर, तो जो कह ले के डेकेड से चल रही है वो एक दिन में तो फेल हो नहीं सकती। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ हमें नजर आती है यहाँ पर गवर्नेंस फेलियर या गवर्नेंस वीकनेस हमें यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। उसकी वजह से जो है यहाँ पर क्या हुआ कि हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा पीआईए को, ठीक है। एक चीज़ तो ये नजर आई उसका, ठीक है। मैं उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर वैल्यूएशन कंसर्न्स की बात की जाए तो आपको पता यू नो वेरी वेल के 75% यहाँ पर जो शेयर्स सेल किए गए और उसकी जो कीमत रही 135 बिलियन रुपीस की रही है। और जिसको वो अगर वो बाकी भी 25 खरीदना चाहेंगे तो उसकी भी जो है कुछ पेमेंट उनको जो है वो करनी पड़ेगी और वो आपका 55 आई थिंक बिलियन जो रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए पीआईए जब खसारे में थी, जब कह ले कि 2023 के अंदर 100 अरब रुपीस का यहाँ पर इसको लॉस होता है, तो उस वक्त इसको क्यों नहीं यहाँ पर जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाता, क्यों कर्जे सारे जो है गवर्नमेंट ने, स्टेट ने यहाँ पर पे किए, ठीक है, ये भी है। तो उसके बाद अगर देखा जाए 2024 के अंदर क्या होता है, 2024 के अंदर यही पीआईए
जो है वो 26 बिलियन रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट कमा कर देती है। अब 2024 के अंदर ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स है, इसको लाजमी जो नोट डाउन करिएगा। ड्यू टू डेट रिमूवल एंड टैक्स डिफेरल, ठीक है, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज ए टू लो एंड द स्टेट्स rationale for the minimum bid price remains अनडिस्क्लोज्ड। अब जो प्राइस यहाँ पर फिक्स की गई उसको जो है डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं किया गया कि यहाँ पर कितनी प्राइस में इसको फिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें नजर आई, ठीक है। उसके बाद है अनयूजुअल पेमेंट स्ट्रक्चर की बात की जाए। अब 7.5% वो क्या कर रहे हैं, अप फ्रंट है फॉर 75% के लिए, फिर क्या कहेंगे कि वो विद द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट स्प्रेड ओवर द टाइम एंड दिस अनकन्वेंशनल अरेंजमेंट्स अपीयरिंग एज अ बिग फ्री गिफ्ट। ऐसे लगता है जैसे उनको गिफ्ट ही दे दिया। अब ये थोड़ा कि एकदम से वो पैसे दे देंगे, कमाएंगे तो देंगे, सारी चीजें इस तरह चलेंगी। बायर एक्सपर्टीज की बात की जाए, अब जिसको ये देखे यहाँ पर बात की गई थी टाटा वालों की, है ना, जो कह लें कि जो इंडियन एयरलाइन की जो फाउंडेशन रखी गई, बात की जाती 1930 की बात की जा रही थी, ठीक है, इस ओपिनियन के अंदर ही। तो हो क्या रहा है कि या उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कर, लेकिन क्या ये जो पीआईए जो दी गई है, क्या इंटरनेशनल एक्सपर्टीज हैं, इनको रूट्स के बारे में पता है, क्या इनके जितने भी यहाँ पर हमारे पीआईएस जो यहाँ पर एयरपोर्ट्स के ऊपर रुक रहे हैं या जहाँ जहाँ पे भी स्टे है पूरी दुनिया के अंदर ये रन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या ये फेल तो नहीं हो जाएगी पीआईए, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहेगी कि एक्सपर्टीज यहाँ पर होना ज़रूरी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि जिनको दी गई है उनके पास कोई इंटरनेशनल एक्सपर्टीज नहीं है एयरलाइन को चलाने की, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे, पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है, इस चीज को हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें हुआ क्या, यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो वेनेजुला का अभी जो अटैक हुआ और पूरा स्ट्राइक्स हुई यहां पर, तो क्या किया गया, यहां पर जो है वो कैप्चर किया गया, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट को, मदुरो की बात करें तो उनको कैप्चर किया गया, उनको वाइफ को भी कैप्चर किया गया और वाशिंगटन लेकर आया गया। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इमरजेंसी जो है यहाँ पर इजलास होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी होता है, चाइना, रशिया भी यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। अब क्या है कि वेनेजुला क्राइसिस आर चैलेंज टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। अब पाकिस्तान का क्या स्टांस है, इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हो गया, पाकिस्तान ने क्या क्या प्रोफाउंड कंसर्न, बहुत गहरा जो है ताल्लुक जार किया एट यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल ओवर एस्केलेटिंग टेंशन इन वेनेजुला एंड वार्निंग किस चीज की दी गई है कि बेसिकली जो इंटरनेशनल पीस है, जो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल के ऊपर जो पीस है, सिक्योरिटी है, उसको बहुत बड़ा थ्रेट है, उसको बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, जो एम्बेसडर है यहाँ पर उस्मान जदून, उन्होंने यहाँ पर ये बेसिकली रिमार्क्स दिए हैं। थ्रेटन रीजनल एंड इंटरनेशनल पीस, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये नोट कर ले। आपको यहाँ पर अगर एज ए रेफरेंस या एग्जांपल देनी पड़ेंगे तो उस्मान जदून हमारे एम्बेसडर है, जो एक्टिंग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ है, तो वो इन्होंने बताया डिबेट हाईलाइटेड अ ग्रोइंग ग्लोबल disregarded for established international law and sovereign equality। अब देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा था, किसी की स्टेट के आप प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के लेकर आ रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये इंटरनेशनल लॉ के जो है वो अगेंस्ट है, ठीक है, ये चीज बताई गई। उसके बाद पाकिस्तान कॉल फॉर डिप्लोमेसी, पाकिस्तान ने बेसिकली यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहाँ पर मेंटेन करने की बात की है। और यहाँ पर जो उस्मान जदून की ये स्टेटमेंट्स हैं हमें, तो यूएनओ चार्टर को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। हर सॉवरेन, जितने भी सॉवरेन स्टेट है उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। अर्जिंग स्टेट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स एंड रिस्पेक्ट सॉवरेन इक्वलिटी, ही एडवोकेटेड फॉर डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी। पाकिस्तान बेसिकली जो बात कर रहा है ना, एक तो ये वार्न किया है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल और रीजनल लेवल का जो ऊपर पीस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, उसको बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद जितने भी सॉवरेन स्टेट्स हैं ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है। यूएनओ या इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये गलत बात है, लेकिन यहाँ पर यह भी बात की गई है कि होना क्या चाहिए, डायलॉग्स और डिप्लोमेसी को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएनओ चीफ कंसर्न क्या कहते हैं, यूएनओ जो सेक्रेटरी जनरल है अतोनियो गुतेरेस, वो क्या कहते हैं कि वॉइस्ड डीप कंसर्न ओवर पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी। जो यहाँ पर यूएनओ के जो चीफ हमें नजर आता है अतोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी डीप यहाँ पर कंसर्न अपने जाहिर किया और कहा है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी, रीजनल इंपैक्ट एंड द प्रेसिडेंट सेट बाय यूएसए एक्शंस
नोटिंग द ऑपरेशन डिड नॉट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली जो कांड किया है ना यूएसए ने, जो ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अंडरमाइनिंग ग्लोबल रिलेशंस को क्या करेगा, ये तबाह कर देगा, अंडरमाइनिंग द ग्लोबल रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद नजर आते हैं इंटरनेशनल कंडेमनेशन की अगर बात की जाए, चाइना रशिया क्या कहता है, उसके बाद अगर ईरान क्या कह रहा है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टराइज इट्स एक्शन एज ए यूनिलैटरल इलीगल, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनिलैटरल उन्होंने बोला है जी, चाइना और रशिया ने, इलीगल बोला है, बुलिंग बोला है, वायलेटिंग सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। तो अब अगर देखा जाए चाइना रशिया ने तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कुछ कहा है, लेकिन ये बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि यूएसए ने इंटरनेशनल लॉ की जो है यहाँ पर वायलेशन की है, अकॉर्डिंग टू यूएसए, चाइना, ईरान, ठीक है। उसके बाद अतोनियो गैथरस ने भी ये कहा, दे अक्यूज्ड यूएसए ऑफ परसुइंग नो न्यू कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रोल ओवर वेनेजुएला रिसोर्सेज। और यहाँ पर रशिया ने यह भी कहा, यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो इजलास हुआ है 15 मेंबर जो मिलकर, तो यहाँ पर बात हुई कि रशिया ने कहा कि बेसिकली जो यूएसए जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वेनेजुएला के ऊपर, वो कैप्चर करना चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद न्यू कॉलोनियलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। दो चीजें हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे, हमारे पास है ग्लोबल रेपरकशंस मदुरो कैप्चर। अब इसके क्या हो सकते हैं, हमें इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब हो क्या गया कि यहाँ पर ड्रामाटिक कह लें या हम कह लें कि अराइनमेंट ऑफ वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो जो है यहाँ पर किस केस में, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस के चार्जेस लगाए गए, जो यूएसए यूनाइटेड फायरस्टॉर्म इंटरनेशनल रिएक्शंस एंड चैलेंजिंग एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड रिग्नाइटिंग debates over national sovereignty and international law. मदुरो डेफिएंट प्ली अगर बात की जाए, कैप्चर्ड एंड ब्रॉट टू द यूएसए। अब हो क्या क्या, वाशिंगटन के उनको कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। मदुरो एंड हिज वाइफ प्लेडेड नॉट गिल्टी नार्कोटिक्स चार्जेस एंड विद मदुरो असल्टिंग ही रिमेन्स वेनेजुएला's legitimate president and despite the accusation of overseeing a vast drug ट्रैफिकिंग नेटवर्क। वो कहता है कि मेरा इस ड्रग जितना भी ट्रैफिकिंग नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इससे कोई जो है वो नहीं है, मैं एक बड़ा कह लें कि लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हूँ वेनेजुएला का, ठीक है। वेनेजुएला शिफ्टिंग टून की अगर बात की जाए, इनिशियली डिनाउंसिंग द कैप्चर एज ए किडनैपिंग एंड ऑयल ग्रैब। दो चीज़ें यहाँ पर जब इनिशियली देखी गई तो एक तो ये कहा गया कि एक तो किडनैपिंग और सेकंड वन हमें नजर आता है ऑयल ग्रैब। लेकिन वेनेजुएला's एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है डेल्सी रोड्रिगोज जो है, रोड्रिगोज ये कहती हैं कि हम जो है यूएसए के साथ जो है वो कह लें कि डायलॉग्स करने के लिए तैयार है, और जिस तरह यूएसए बोलेगा हम उसी तरह जो है वो बात जो है वो आगे चलेंगे। लेकिन लेटर सॉफ्टनिंग हर स्टांस एंड इनवाइटिंग द यूएसए गवर्नमेंट टू परस्यू डायलॉग एंड कोऑपरेशन फॉर रीजनल पीस। यहाँ पर जो एकदम से जो टून यहाँ पर हमें चेंज होती हुई नजर आती है, जो डेल्सी रोज हमें नजर आते हैं, यहाँ पर रोड्रिगोज हमें नजर आती है। उन्होंने कहा कि हम यूएसए के साथ कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं और रीजनल स्टेबिलिटी की बात की। ट्रंप डॉनरे जो यहाँ पर हमें मोनरे जो है यहाँ पर मनोरो डॉक्ट्रिन जो हमें यहाँ पर सॉरी नजर आती है। मनोरो डॉक्ट्रिन बेसिकली ये थी कि जो आपका जेम्स यहाँ पर जो मनोरो है 1823 के अंदर, इसको बेसिकली ये कह ले कि फॉरेन पॉलिसी के हमें पोजीशन नजर आती है जो कॉलोनियलिज्म, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट है या अपोज्ड है। अब हो क्या रहा है कि स्पेनिश यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पेन क्या करता, अमेरिका के अंदर कॉलोनीज बना रहा था उस वक्त। तो ये अगर देखा जाए तो ये कह लें कि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जिसके लिए जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब मनोरो डॉक्ट्रिन जो ट्रंप के हमें यहाँ पर यूज़ करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है या जो भी बाहर से जितने भी फॉरेन यहाँ पर इंटरवेंशन है उनको यहाँ पर ख़त्म करना चाहेंगे, ये चीज़ यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि वेनेजुएला जो है डॉलर को यहाँ पर चैलेंज करते हैं लास्ट ईयर्स में, अगर देखा जाए 20th सेंचुरी में, ठीक है, 1970s की बात है, ठीक है। ये भी कुछ इनको रेपरकशंस यहाँ पर देखना को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी सिनेरियो है ना वो टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो मनोरो डॉक्ट्रिन जो यहाँ पर जेम्स मनोरो ने यहाँ पर यूज़ की थी 1823 के अंदर नजर आती है, जो बिल्कुल अपोज है यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के,
ठीक है। तो स्पेनिश कॉलोनीज इन अमेरिका जो हमें नजर आती थी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी यहाँ पर। तो अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो ट्रंप है वो ये कह रहा है कि एक तो क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुला, तो यहाँ पर जो अपना एक कह ले के जो क्या स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, यूएसए डिस्कोर्स पावर को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, डोमिनेंस फोर की बात कर रहा है, ठीक है। लैटिन अमेरिकन अगर पुश बैक की बात की जाए, यहाँ पर आपको पता है गोस्टोवो जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर जो कोलंबिया के, और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर हमें नजर आते हैं जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट, तो उनको यहाँ पर जो है काफी क्रिटिसाइज किया गया है ट्रंप की तरफ से। तो ये चीज है। ग्लोबल कंडेमनेशन की बात की जाए, चाइना, रशिया, ईरान कंडेम द यूएसए ऑपरेशन ऑन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया, जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहाँ पर इजलास होता है, तो इसके अंदर जो 15 मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जिसके अंदर रशिया और चाइना और ईरान, ये काफ़ी जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं कि यहाँ पर जो है वो यूएसए ने इंटरनेशनल लॉ की जो है वो को वायलेट किया है, ठीक है। ये चीज़ है। तो मोनोरो डॉक्ट्रिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कह लें कि यहाँ पर एक तो इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, दूसरा मोनोरो डॉक्ट्रिन ट्रंप की, तो अगर उसके साथ देखा जाए नेशनल स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ट्रंप के रिलेटेड कोई भी आप जो है रेफरेंस दे रहे हैं, कोई भी चीज़ है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पीस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास नॉर्थ कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। अब हो क्या रहा है कि रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर जो हमें यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रही हैं, तो नॉर्थ कोरिया यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉर्थ कोरिया यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की यहाँ पर क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, और उसको जो कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। अब दुनिया के अंदर जिस तरह शिफ्टिंग हमें देखने को मिल रही है ना, यहाँ पर हालांकि उसको भी पता है कि यहाँ पर जो है वो कोरियन वॉर भी हमें देखने को मिलती है 1950s के बाद हमें, है ना। तो अब क्या होता है कि साउथ कोरिया की तरफ से अगर देखा जाए, चाइना का इन्फ्लुएंस देखा जाए, तो इस तरह जो है वो रीजनल लेवल के ऊपर बढ़ता जा रहा है। यूएसए का अगर देखा जाए रीजनल लेवल के ऊपर, थाईलैंड है जिसका कंबोडिया को उन्होंने सीज फायर करवाई, उसके बाद ताइवान के अंदर इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस अगर देखा जाए, उसके बाद अगर जापान के साथ यूएसए के रिलेशंस देखा जाए, तो इस वजह से फिर जो किम जोंग है वो चाहते हैं कि हमारी जो है यहाँ पर जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि हम यहाँ पर लड़ सके या फाइट कर सके, ठीक है। किम जोंग क्या करना चाहते हैं, बोल्स्टर न्यूक्लियर अर्सेनल एमडेस्ट ग्लोबल टेंशन। जिस तरह ग्लोबल टेंशन बढ़ गया, तो किम जोंग को यहाँ पर फिक्र पड़ गई है कि वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो है न्यूक्लियर पावर को या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया रिसेंटली कंडक्टेड सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ कटिंग एज हाइपरसोनिक मिसाइल्स एक्शन इट्स स्टेट मीडिया लिंक्ड डायरेक्टली टू इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। अब मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया क्या चीज बात कर रहा है यहाँ पर, ये जियोपॉलिटिकल यहाँ पर क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल के साथ इसको लिंक कर दिया, जहाँ पर क्राइसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। दिस मूव अंडरस्कोर्स द प्योंगयांग जो कमिटमेंट है टू एडवांसिंग इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एंड रेडीनेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। वो कहता है हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी हैं, और उसी के लिए वो सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक लॉन्च की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अभी हमने क्या हाइपरसोनिक यहाँ पर जो उन्होंने टेस्ट किया, उसके बाद डिक्लेयर रेडनेस केम यहाँ पर स्टेटिक कहते हैं टेस्ट सिग्नल द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। जियोपॉलिटिकल अगर बात की जाए, स्टेट मीडिया क्या कहता है कि कनेक्टेड द अर्जेंसी ऑफ द टेस्ट टू द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। जिस तरह जियोपॉलिटिकल यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, तो ये आ रहा है कि जिस तरह जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या ग्लोबल टेंशन देखने को मिल रही है, किम जोंग ने यहाँ पर देखा कि हमें जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रीजनल डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, यहाँ पर डिटेक्टेड बाय सियोल एंड टोक्यो। अब सियोल क्या है, साउथ कोरिया का यहाँ पर है, जापान टोक्यो है। लॉन्च occurred just before a South Korean leaders Lee Jae-myung visit to the Beijing, where he hopes to enlist China's influence for de-escalation। उन्होंने बोला कि यहाँ पर चाइना को जो रोल प्ले करना। अब देखिए हो क्या रहा है, कोरियन वार जहां पे हमें नजर आती है, थोड़ा हिस्टोरिकल टच देते हैं, फिर उसको करंट सिचुएशन में दे रहे, जो अभी लास्ट वाली स्टेटमेंट दिया कि डी एस्केलेशन में मदद करें। तो नॉर्थ कोरिया का अगर देखा जाए तो कोरियन वॉर के अंदर, तो यहाँ पर रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया, साउथ कोरिया को बेसिकली यहाँ पर जो है यूएसए सपोर्ट करता है। तो अब हो क्या रहा है कि साउथ कोरिया यहाँ पर जो है
जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर लीडर जो है ली जे म्योंग, ये जाते हैं यहाँ पर बीजिंग और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि चाइना को चाहिए यहाँ पर जो टेंशन एस्केलेट होगी उसको क्या करें, डी एस्केलेट करनी चाहिए, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में जो टेंशन एस्केलेट हुई है उसको यहाँ पर कर्टेल करे, अरेडिकेट करे, खत्म करे, ठीक है। इनके दरमियान में जो रीजनल यहाँ पर पीस को जो है यहाँ पर इंश्योर करने में हेल्प आउट करे, तो ये चीज़ हमें नजर आती है, ठीक है। देखें किस तरह रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर हमें डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज हमारे, ठीक है, काफी। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा जनडेरम। जनडेरम का मतलब होता है अ पुलिस ऑफिसर, स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर। ये जो जनडेरम जो वर्ड यूज किया गया है बेसिकली ये किया गया था कि अमेरिकन जो कह लें कि हमें नजर आते हैं, अमेरिकन के साथ इसको रिलेट करके किया गया था कि अमेरिकन ग्लोबल जेंडरम जो पुलिस फोर्स की बात की जा रही है उसको रिलेट किया गया था ये फ्रेज। उसके बाद है पुलिस मैन, कांस्टेबल को बोला जाता है, ठीक है, अमेरिकन ग्लोबल जेंड्रोम, ठीक है। उसके बाद है आनी पानी। आनी पानी का मतलब होता है बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट या बिल्कुल चीपेस्ट, ठीक है, बहुत सस्ते दामों, चीपली या डेट चीप, आनी पानी, ठीक है। कॉन्ट्रामीन आपको ऑलरेडी पता है एक्टेड अगेंस्ट लॉ एंड रूल, ठीक है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या करना, वायलेशन करना। जिस तरह जो हमें यूएस से नजर आता है वायलेटेड या ब्रीच, ब्रीच का मतलब क्या था, वायलेट करना, ठीक है। तो उसके बाद डिफेरल, डिफेरल का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, ठीक है, उसके बाद पोस्टपोन या डिले कर देना। उसके बाद सूद शेयर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। सूद शेयर बेसिकली उनको बोला जाता है जो प्रिडिक्शंस करने वाले हैं, जो आजकल पोस्ट कार्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अ पर्सन हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, गबन, प्रॉफिट या फॉर्चून टेलर, ठीक है। उसके बाद है काउंटिनेंस्ड। काउंटिनेंस इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास। काउंटिनेंस का मतलब एक्सेप्टेड और टॉलरेटेड, ठीक है, बर्दाश्त करना, ठीक है, टॉलरेट करना, एक्सेप्ट करना। उसके बाद है सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब होता है हमारे पास क्वाइट बट ग्रोइंग, ठीक है, दबी हुई या अंदर ही अंदर पकने वाली, ब्रूइंग या स्मल्डरिंग, ठीक है, अंदर ही अंदर जो है वो पकने वाली को बोला जाता है सिमरिंग। पैकिंग का मतलब होता है रिपीटेडली पोकिंग और अटैकिंग लाइटली, ठीक है, चोंच मारना, बार बार तंग करना, ठीक है, पोकिंग या निपिंग को बोला जाता है। उसके बाद है ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी डेली बेसिस के ऊपर जो डान का कंप्यूटर एनालिसिस ले रहे हैं उनको पता होगा कि क्रशिंग या वायलेटिंग द फोर्सफुली, पामाल कर देना, क्रश करना, वायलेट करना। यहाँ पर जो वायलेट की बात कर रहे हैं ना हम बार बार, वायलेटिंग वायलेटिंग, अब आप ट्रैम्पलिंग वर्ड यहाँ पर राइटिंग स्किल के अंदर यूज करें, ट्रैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है वो है एग्नी। एग्नी जो हमारे पास वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन को बोला जाता है। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट भी इंपॉर्टेंट है, एंग्विश, ये दोनों जो है आपके पीपीएससी और एफपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सैक्रोसेंट आपका जो है वो मुकद्दस, ये आपका पीपीएससी के अंदर भी आ चुका है और आपका जो है वो आरपीएससी के अंदर भी इसको जो है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद रहा टू इम्पोर्टेंट टू बी वायलेटेड, ठीक है, हॉली, मुकद्दस जगह तो बोला जाता है। क्लैन आपको पता है, ट्राइब को बोल सकते हैं आप, क्लोज नेट ग्रुप ऑफ द फैमिलीज, कबीले को, ट्राइब को या किन को बोल सकते हैं। पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है मोर इंपोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, सबसे अहम जो जिसको बोला जाता है, ठीक है, सुप्रीम और फॉरमोस्ट, ठीक है। डिजोनेस, डिजोनेस का मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी। अब डिजोनेस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, ये हमारा सीएसएस सिनोनिम एंटोनिम के लिए इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ हार्मनी, अग्रीमेंट। उसके बाद डिस्कॉर्ड या इनकंसिस्टेंसी। और उसके बाद है एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, ठीक है, इंतहाई बुरा, आउटरेजियस को बोला जाता है, फ्लैग्रेंट को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा स्कटल्ड। अब स्कटल ऑलरेडी वर्ड आ चुका है अपना, ठीक है, रिपीट है, रिपीट हो रहा है यहाँ पर। स्कटल्ड, स्कटल्ड का मतलब होता है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड या अबंडेंट, ठीक है, नाकाम बनाना, सबोटैश करना, सबोटैश कर देना, ठीक है, तबाह कर देना। क्रम्बल, क्रम्बल ऑलरेडी हमारा रिपीटेड है, ब्रेक डाउन या कोलैप्स कर जाना, ठीक है, बिखर जाना, डिके हो जाना। डेयरिंग डू का मतलब होता है यहाँ पर ब्रेव और डेयरिंग एक्शन को बोला जाता है, ठीक है, उसका ब्रेवरी या ऑडेस्टी को, ऑडेस्टी या ब्रेवरी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड्स है। इरिक्ट, इरिक्ट का मतलब होता है इनॉयड या इरिटेट करना। इरिक्ट का मतलब क्या था, इरिटेट करना, इनॉय करना, किसी को बॉदर करना। इनक्लेव, इनक्लेव का मतलब होता है एन एरिया सराउंडिंग बाय टेरिटरी या एन अदर टेरिटरी, ठीक है, पॉकेट या एक महवर, कहले का मशहूर इलाका जो से घेरे में हुआ हो, घिरा हुआ उसको बोला जाता है, ठीक है।